हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स फाउंडेशन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करना है जो हम पहले करते आए हैं। गुणनखंड निकालने के लिए जिस विधि का यूज़ करते आए हमें उसी विधि को यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है, इसमें है 12, 15 एंड 21। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को लेना है हमें। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21। अब देखो, मैंने एक शॉर्टकट बताया था। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12। अब 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 2 एंड 3, 2 2 एंड 3। ऐसे 15 के लिए देखते हैं, 3 5 ज़ा 15। क्या 3 और 5 का भी कोई अनदर गुणनखंड है? कोई और गुणनखंड इसका नहीं है, सिर्फ इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, 21 का देख लेते हैं, 7 या 21 होते हैं। इसका भी सिर्फ 3 और 7 ही होगा गुणनखंड। ये भी यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, देखिए 3 3 और 3। ये 3 तीनों में कॉमन है, एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। कैसे निकाला एलसीएम? जो 3 था वो तो एक बार लिख लिया, बाकी जो बचे 2 2 5 और 7, 2 2 5 और 7, इनका गुणनफल कर लिया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जब 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। इसका एलसीएम आ गया हमारा 420। नाउ कम टू पार्ट 2। 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29। आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही संख्याएं हमारी प्राइम नंबर्स हैं, एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका कोई और फैक्टर नहीं होता, इसलिए इसका फैक्टर सिर्फ 17 ही होगा। और कौन सा फैक्टर हो सकता है इसका? 1। जिस संख्या का कोई भी फैक्टर नहीं होता उसका एक फैक्टर ज़रूर होता है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, या उनके फैक्टर्स 2 ही होते हैं अभाज्य संख्याओं के, या तो वो नंबर खुद या फिर 1। ऐसे ही 23 का भी 23 होगा और 1 हो सकता है। इन सब में भी 1 कहीं ना कहीं छुपा होता है। ठीक है, बट हम 1 को लिखते नहीं हैं। मैं यहाँ पे 1 किसी रीज़न से लिख रही हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। 1 तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? क्या कॉमन है इन सब में? 1, राइट। जो 1 कॉमन है, अगर मैं सिर्फ इनके फैक्टर्स ये लिख लेती तो आपको क्लियर नहीं हो पाता कि एचसीएफ क्या होगा इसका, क्योंकि इन तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। बट क्या कॉमन है इन तीनों में? 1, क्योंकि अगर हम इनमें 1 गुना कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इन तीनों का फैक्टर जो है एचसीएफ वो है 1। और एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 तो है ही। अब 1 को किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा। एलसीएम हो जाएगा 17 × 23 × 29। तो जब 17, 23 और 29 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 11,339। ठीक है, अब पार्ट 3 पे आते हैं हम। पार्ट 3 है 8, 9 और 25। ठीक है, हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, 9 और 25 लिख लेते हैं। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 4 दूनी 8 और 4 को भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। तो कितने हो जाएंगे? 2 2 और 2, 2 गुना 2 गुना 2। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही 9 को लिख सकते हैं हम सीधे सीधे, 3 3 9। 25 को लिख सकते हैं 5 5 25। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो हमारा क्या कॉमन फैक्टर होता है? 1, जैसे कि हमने इस वाले पार्ट में देखा था। देन एलसीएम क्या हो जाएगा? जब क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए एक टाइम लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, बाकी सारे हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट तरीका इसको मल्टीप्लाई करने का। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। उसके बाद 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। अब 18 में 10 गुना करेंगे 180, 180 में 10 गुना करेंगे 1800 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया है 1800।
सो यहाँ पे जो पार्ट 3 है वो फिनिश हो चुका है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है HCF निकालना। HCF दिया हुआ है हमें 2 नंबर्स का। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? 306 और 657। इनका HCF दे रखा है 9 और LCM 306 और 657 का हमें याद करना है। तो एक रिलेशन है HCF और LCM के बीच। रिलेशन है आपका LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, हमें यहाँ पे LCM निकालना है तो LCM की जगह LCM रख देंगे। HCF हमें दे रखा है कितना? 9। A यानी कि पहली संख्या कितनी दे रखी है? 306 और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 657 दे रखी है। सो हम LCM फाइंड करेंगे। 306 इंटू 657 अपॉन 9। नाइन 1 ज़ा 9, ठीक है। 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 3, ये बन जाएगा 36। 9 4 ज़ा 36। 34 इंटू 657। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है 34 एंड 657 को, तो हमारा आंसर आया है 22,338। दैट विल बी द आंसर। आंसर मीन्स LCM। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब ये है कि कोई प्राकृत संख्या दे रखी है। प्राकृत संख्या मतलब जो 1 से शुरू होती है, जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखी है 6। अब हम उसकी पावर अगर हम करते हैं, जब हम 6 की पावर करते हैं तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है? अब देखिए, जो 2 है और 5 है, केवल ये 2 नंबर्स हैं जो 0 पर समाप्त होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं 0 पर समाप्त? 10 है जो 0 पर समाप्त होगा, 10 के फैक्टर्स हैं 2 एंड 5, इसलिए 2 एंड 5 ही 0 पर समाप्त हो सकते हैं और कोई संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो आपके पास क्या दे रखा है? 6 की पावर n दे रखा है। 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3। 6 की जगह मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया, उसकी पावर n। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होने वाली प्राकृत संख्या 2 इंटू 5 की पावर n होती है। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। राइट, दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए, 0 पर सिर्फ 2 ही संख्याएं समाप्त होती हैं, 2 एंड 5। 0 का मतलब होता है 10। 10 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2 एंड 5। तो किसी भी संख्या के अगर 2 और 5 फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 2 निकलने चाहिए उसके फैक्टर्स और सिर्फ 5 निकलने चाहिए और कोई फैक्टर ना हो उसका। 2 भी हम कितनी बार आ सकते हैं, 5 भी कितनी बार आ सकता है, और सिंगल फैक्टर भी हो सकता है, सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 5 भी हो सकता है उसका फैक्टर, बट उसके अलावा कोई और नंबर फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 6 की पावर n में 2 और 3 फैक्टर आ रहे हैं, 3 भी एक्स्ट्रा से आ रहा है, जो कि 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो 0 पर समाप्त होने वाली प्राकृत संख्या सिर्फ 2 और 5 होती है और उनकी पावर, मतलब 2 कितनी बार आ सकता है और 5 कितनी बार आ सकता है। इसका मतलब यह है होती है, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो फिनिश करती हूँ।